जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का पार्ट 4 यानी कि भाग 4 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले की जो 3 पार्ट थी, 3 भाग था, उसमें हमने पहले भाग में बात किया था कि ये वंशागति क्या होती है और विभिन्नता क्या होती है और विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। और उसी में हमने बात किया था कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। देन उसी के साथ साथ हमने बात किया था कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था। उसके बाद हमने भाग 2 में बात किया था मेंडल के प्रयोगों के बारे में, यानी कि नंबर 1 पर हमने बात किया था एक संकरण प्रयोग के बारे में, यानी कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होती है वो क्या होती है। पार्ट 3 में यानी कि भाग 3 में हमने बात किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है, या फिर मल्टीपल हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने बात किया था, बहुगुण संकरण प्रयोग के बारे में, या फिर जिसको हम कहते हैं द्विगुण संकरण प्रयोग के बारे में। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? मेंडल की आनुवंशिकता की नियम के बारे में, ठीक है, या फिर इसी को हम मेंडल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडल का तो दोस्तों हम इसको यानी कि मेंडल के आनुवंशिकता को नियम को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे अपने परीक्षा में लिखेंगे, इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद लिखता हूं, आप नोट करते चलिए हमारे साथ। मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए 7 वर्षों तक उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया और जो नियम को प्रतिपादित किया उसे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है, या फिर उसी को हम मेंडल का नियम कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए। मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए 7 वर्षों तक उद्यान मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और जो नियम प्रतिपादित किया उसे मेंडल का या फिर मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं, ठीक है। मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए 7 वर्षों तक उद्यान मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और जो नियम प्रतिपादित किया उसे आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। स्पष्ट? तो मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम को प्रतिपादित किया था, 3 नियम दिया था। तो वो कौन कौन से 3 नियम हैं, चलिए उन नियमों को भी हम जान लेते हैं। जो पहला नियम है मेंडल का वो है प्रभाविता का नियम। क्या है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड जो दूसरा नियम है उसको हम कहते हैं पृथक्करण
का नियम, या फिर इसी को हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों के शुद्धता का नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ गैमेट प्योरिटी, लॉ ऑफ गैमेट प्योरिटी इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। देन उसके बाद जो तीसरा नियम है, जो आखिरी नियम है, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने इन तीन नियम को प्रतिपादित किया। पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम या फिर युग्मक के शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ गैमेट प्योरिटी। देन उसके बाद जो तीसरा नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। पहला नियम डालिए प्रभाविता का नियम। जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो प्रभाविता के नियम, ठीक है, नाम से पता चल रहा है प्रभाविता। तो प्रभाविता यानी कि जिसमें किसी चीज की, किसी जीन की प्रभाव दिखाई दे, ठीक है, किसी जीन की प्रभाव दिखाई दे, उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे उसको जानते हैं। यदि किसी प्रभावी लक्षण वाले जीन का किसी अप्रभावी लक्षण वाले जीन के साथ संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले जीन का प्रभाव प्रदर्शित होता है। प्रभावी लक्षण वाले जीन का प्रभाव प्रदर्शित होता है। अर्थात इस परिभाषा का मतलब है हम एक ही पौधे के लक्षण का दो रूप लेंगे, ठीक है, एक ही पौधे के एक लक्षण का दो रूप लेंगे। एक रूप जो होगा वो प्रभावी होगा और दूसरा रूप अप्रभावी होगा, और उन दोनों का हम आपस में संकरण कराएंगे। संकरण कराने के बाद जो F1 पीढ़ी होगी, पहली जो पीढ़ी होगी, उसमें केवल और केवल जो प्रभावी लक्षण वाला जीन होगा उसका लक्षण दिखाई देगा, और जो अप्रभावी लक्षण वाला जीन होगा उसका लक्षण नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यदि किसी प्रभावी लक्षण वाले जीन का किसी अप्रभावी लक्षण वाले जीन के साथ संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले जीन का प्रभाव दिखाई देता है। तो चलिए इसको हम एक संकरण के द्वारा भी देख लेते हैं। देखिए, हम किसी लक्षण को लेते हैं, ठीक है, मटर के पौधे के किसी लक्षण को हम लेते हैं। मान लीजिए हमने लक्षण का चुनाव किया तने की लंबाई का, ठीक है, तने की
लंबाई। और लंबाई के भी दो रूप होते हैं। एक होता है प्रभावी रूप, जिसको हम डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, डोमिनेंस कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है अप्रभावी रूप। क्या होता है? अप्रभावी, जिसको हम रिसेसिव कहते हैं। ठीक है, एक है प्रभावी, दूसरा है अप्रभावी, जिसको हम रिसेसिव कहते हैं। अब मेंडल ने प्रभावी लक्षण वाले में रखा लंबे पौधे को। किसको रखा? लंबे पौधे को। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लंबा। जो प्रभावी लक्षण वाला जीन है उसमें रखा लंबा, यानी कि टॉल। और जो अप्रभावी है यानी कि रिसेसिव है, जिसका लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, उसमें उन्होंने रखा बौने पौधे को। किसको रखा? बौने पौधे को, यानी कि ड्वार्फ। ठीक है, अब देखिए ये तो लक्षण हो गया। ठीक है, लक्षण प्रारूप हो गया, प्रभावी अप्रभावी। अब हम बात करते हैं इनके जीन की। ठीक है, इनके जीन की बात करते हैं कि वह कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये लंबा है, और वो कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये पौधा बौना है। तो देखिए, जो लंबा है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, जिम्मेदार जीन है, वो है कैपिटल टी। क्योंकि लंबा का जो स्पेलिंग होता है टाल होता है अंग्रेजी में। ठीक है, टाल का जो पहला लेटर है वो कैपिटल टी है। तो इसीलिए मेंडल साहब ने आसानी से समझाने के लिए, समझने के लिए इस टाल का कैपिटल टी लिया। तो ये जीन हो गया कैपिटल टी। और जो जीन पाया जाता है वो डीएनए में पाया जाता है, और डीएनए जो होता है वो पाया जाता है गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में पाया जाता है। और जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा जोड़े में होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लंबा के साथ जो जीन होता है उसको हम लिखेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्योंकि जो जीन होता है वो गुणसूत्र में पाया जाता है, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बताएं, जो मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, यानी कि 23 जोड़ी। तो ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में है, तो पौधे में भी गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में होगी। और एक बात और ध्यान रखिए, मेंडल ने इस जीन शब्द के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया था। जीन की जगह पर कारक शब्द का प्रयोग किया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस लंबे पौधे के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो इस लंबे पौधे के लिए जो कारक है जिम्मेदार, वो है कैपिटल टी, कैपिटल टी। और इस बौने पौधे के लिए जो कारक जिम्मेदार है वो है स्मॉल टी, स्मॉल टी। अच्छा, अब हमने स्मॉल टी क्यों लिखा? हमने आपको पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में और तीसरे लेक्चर में बताया था कि जब हम प्रभावी लक्षण का जो कारक लिखेंगे, अगर हम उसको कैपिटल टी लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल टी लिखते हैं, तो ठीक उसी का विपरीत स्मॉल टी लिखेंगे हम बौने लक्षण के कारक को, बौने लक्षण के जीन को। ठीक है, तो ये लक्षण हो गए जिसकी वजह से ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। अब हम इनका युग्मक निकालेंगे, गैमेट निकालेंगे, तो कैपिटल टी मिल जाएगा और इधर से ये स्मॉल टी मिल जाएगा। जब हम इन दोनों का आपस में संकरण कराएंगे, क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे। तो संकरण कराने पर जो हमें मिलेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसमें देखिए कैपिटल टी उपस्थित है, और कैपिटल टी किसका जीन है? कैपिटल टी जीन है लंबे पौधे का। ठीक है, कैपिटल टी जो जीन है वो है लंबे पौधे का। तो इसलिए ये जो F1 पीढ़ी में हमको पौधा मिला, F1 पीढ़ी में जो हमको पौधा मिला वो होगा लंबा। ठीक है, अब संकरण के दौरान मिला तो ये हो जाएगा संकर लंबा। ठीक है, संकर लंबा पौधा ये होगा। हमने ठीक जो बातें यहां पर बताई है वही बात हमने यहां पर लिखी है कि यदि किसी प्रभावी लक्षण वाले जीन का किसी अप्रभावी लक्षण वाले जीन के साथ संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले जीन का प्रभाव दिखेगा। तो कैपिटल टी जो है वो प्रभावी लक्षण वाले का जीन है और इसी का प्रभाव F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा पेरेंटल जेनरेशन, और ये हो जाएगा हमारा जीन, और ये हो जाएगा हमारा युग्मक, गैमेट। और आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट नियम को जानते हैं, अगले नियम को जानते हैं मेंडल के।
मेंडल का जो दूसरा नियम है वो क्या है? मेंडल का जो दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम। क्या है? पृथक्करण का नियम, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। इंग्लिश में कहें तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, OR लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ गैमेट प्योरिटी। ठीक है, ये मेंडल का सेकंड नियम है। मेंडल का जो द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है, वो है पृथक्करण का नियम या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम। मेंडल के इस नियम के अनुसार जब युग्मक निर्माण होता है, ठीक है, युग्मक निर्माण के समय दोनों तुलनात्मक लक्षण वाले जीन पृथक होकर आपस में बट जाते हैं तथा अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक जीन एक शुद्ध लक्षण के लिए विशेष होता है। ठीक है, इस परिभाषा का जो कहने का मतलब है, इस परिभाषा का जो तात्पर्य है वो यह है कि जब युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय दोनों तुलनात्मक लक्षण वाले जीन अर्थात जो एक प्रभावी लक्षण वाला जीन होता है, प्रभावी यानी कि जो लंबे पौधे का जीन है, लंबा, कैपिटल टी है, और जो अप्रभावी होता है, दूसरा जो लक्षण है वो है अप्रभावी, इसका जिसको हम बौना कह रहे थे, बौना, स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो होता है वो युग्मक निर्माण के समय जो इनका युग्मक होता है वो आपस में पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में बट जाते हैं। अर्थात इसके कहने का जो मतलब होता है वो प्रत्येक जीन एक शुद्ध लक्षण के लिए विशेष होता है। तो कैसे प्रत्येक जीन एक शुद्ध लक्षण के लिए विशेष होता है, चलिए एक बार हम इसको इधर देख लेते हैं। जब हमने प्रभाविता का नियम आपको अभी बताया तो उसमें क्या किया था, इसका हमने युग्मक निकाला था, कैपिटल टी का जब हमने युग्मक निकाला था तो वहां पर हमको मिला था कैपिटल टी, और इस स्मॉल टी का जब हमने युग्मक निकाला था तो मिला था स्मॉल टी। जब इन दोनों का हमने संकरण कराया था तो मिला था हमको कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। ये क्या था? ये था F1 पीढ़ी थी। अब हम फिर से F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे? स्वपरागण। F1 पीढ़ी में स्वपरागण जब हम कराएंगे तो हमें क्या मिलता है उसी को हम जानेंगे। तो जब हम F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराते हैं इस प्रकार से, तो जो युग्मक होता है वो आपस में दो भागों में बट जाता है और बटने के बाद अलग अलग युग्मकों में चला जाता है। जब हम इसका युग्मक निकालेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का तो हमको मिल जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका भी जब हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल टी और इसका मिल जाएगा स्मॉल टी। अब हम जब इसका
संकरण कराएंगे कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ, तो मिल जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। और इस कैपिटल टी का संकरण हम कराते हैं इस स्मॉल टी के साथ, तो मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब हम इस स्मॉल टी का संकरण कराते हैं इस कैपिटल टी के साथ, तो मिल जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर से वही प्रक्रिया दोहराने पर इस स्मॉल टी का संकरण हम इस स्मॉल टी के साथ कराते हैं, तो मिल जाता है हमको स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए F2 पीढ़ी में क्या मिला, F2 पीढ़ी में हमको मिल गया शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, और ये मिल गया शुद्ध बौना। स्पष्ट हुआ। हमने क्या बताया कि युग्मक निर्माण के समय दोनों तुलनात्मक लक्षण वाले जीन पृथक होकर के आपस में बढ़ जाते हैं तथा अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। तो जब युग्मक का निर्माण हो रहा था यहाँ F2 पीढ़ी के लिए, यानी कि F1 पीढ़ी का जब स्वपरागण कराया जा रहा था, तो स्वपरागण के लिए जब हमने युग्मक बनाया तो ये कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। कैपिटल टी आ गया कैपिटल सी के साथ संकरण करके शुद्ध लंबा में, यानी कि फिर से ये हमको प्रभावी लक्षण मिल गया। और ये जो स्मॉल टी है वो संकरण करके आ गया शुद्ध बौना में, यानी कि फिर से हमें ये अप्रभावी लक्षण मिल गया, जो कि F1 पीढ़ी में हमको देखने को नहीं मिला था और F2 पीढ़ी में फिर से देखने को मिल गया। तो यही है प्रभाविता के नियम के बाद पृथक्करण का नियम, जिसमें दोनों युग्मक आपस में बंटने के बाद एक जिसमें प्रत्येक जीन एक शुद्ध लक्षण के लिए विशेष होता है। ठीक है, चलिए अब हम मेंडल के तृतीय नियम को जान लेते हैं, मेंडल के अगले नियम को जानते हैं। तीसरा जो नियम है वो क्या है? मेंडल का जो तीसरा नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लिख लेते हैं यहां पर, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, मेंडल के इस नियम के अनुसार, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार क्या होता है उसको चलिए हम जानते हैं। तो इस नियम में हम जानेंगे, यानी कि मेंडल ने बताया था कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों का संकरण आपस में कराया जाता है तो कोई भी लक्षण किसी से बिना प्रभावित हुए अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बताया कि जब हम दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों का संकरण आपस में कराएंगे तो उनमें से कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण से बिना प्रभावित हुए, बिना ढके, स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को वो प्रदर्शित करेगा। तो मेंडल ने इस नियम के लिए दो लक्षण वाले पौधों का चुनाव किया था। ठीक है, एक ही पौधे के दो लक्षण को उन्होंने चुना था। तो पहला लक्षण था बीज की आकृति, पहला लक्षण था बीज की आकृति।
या फिर बीज की संरचना जिसको कहते हैं। तो मेंडल ने बीज की आकृति के लिए चुना था दो, ठीक है, दो रूप, पहला प्रभावी, दूसरा अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी के लिए मेंडल ने चुना था गोल और अप्रभावी के लिए मेंडल ने चुना था झुर्रीदार, झुर्रीदार। फिर दूसरा जो लक्षण था, ये तो पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण था बीज का रंग, बीज का रंग, ठीक है, बीज का रंग। तो इसमें भी मेंडल ने एक प्रभावी और एक अप्रभावी चुना था। तो प्रभावी में क्या चुना था? प्रभावी में उन्होंने चुना था पीला और अप्रभावी में चुना था उन्होंने हरा, पीला और हरा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एक लक्षण बनता है वो बन जाता है गोल पीला, और जो दूसरा लक्षण होता है वो बन जाता है झुर्रीदार हरा, गोल पीला झुर्रीदार हरा। जब हम गोल पीले का संकरण आपस में झुर्रीदार हरा के साथ कराते हैं तो क्या होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस गोल पीले और झुर्रीदार हरे की युग्मक को जान लेते हैं, सॉरी जीन को जान लेते हैं। तो गोल के लिए जो प्रभावी जीन है वो है कैपिटल आर, और पीला के लिए जो प्रभावी जीन है वो है कैपिटल वाई। झुर्रीदार के लिए जो प्रभावी जीन है वो है स्मॉल आर, और हरा के लिए जो प्रभावी जीन है वो स्मॉल वाई है। जब हम इन दोनों का संकरण आपस में कराते हैं तो क्या मिलता है हमको? जब हम इस कैपिटल आर का संकरण इस स्मॉल आर के साथ कराएंगे तो मिल जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब हम इस कैपिटल वाई का संकरण इस स्मॉल वाई के साथ कराते हैं तो मिल जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें जो कैपिटल आर है वो प्रभावी है किसके लिए? गोल के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम गोल, और ये जो कैपिटल वाई है ये प्रभावी है पीला के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पीला। तो F1 पीढ़ी में हमको क्या मिला? F1 पीढ़ी में हमको गोल पीला मिला, ठीक है, गोल पीला मिला। तो देखिए यहां पर ना तो गोल का लक्षण प्रभावित हुआ पीले से और ना ही पीले का लक्षण प्रभावित हुआ गोल से। ठीक उसी प्रकार से जब हम F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी में जाएंगे तो ये जो झुर्रीदार हरा है इसका भी लक्षण दिखाई देने लगेगा। मैं आशा करता हूं कि ये जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।